हेलो गाइस। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 में हायर एजुकेशन में जो पॉलिसीज एंड कमीशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है गणनांक समिति 1993। अब ये जो गणनांक समिति है इसके जो चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन है प्रोफेसर ए गणनांक, उन्हीं के नाम से ये समिति बनी, प्रोफेसर ए गणनांक। और ये जो समिति बनी है, ये समिति का जो मोटो है वो किस विषय के लिए बनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। ये जो समिति बनी है वो बनी है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं न्यू मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू मैनेजमेंट न्यू एजुकेशनल मैनेजमेंट, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी फॉर ensuring academic excellence। अब यहां से आपको क्या समझ में आया? ये जितनी सारी बातें लिखी हुई हैं, इन बातों का एक ही निचोड़ निकल करके आता है कि ये जो गणनांक समिति है, समिति का जो संबंध है वो संबंध है शैक्षिक प्रबंधन से, एजुकेशनल मैनेजमेंट से। और ये जो समिति है, ये समिति गठित की गई यूजीसी के द्वारा। तो शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार के लिए इस समिति का जो गठन है वो 1990 में किया गया। और 1990 में जो है ये समिति गठित हुई और अपना प्रतिवेदन इन्होंने सरकार को दिया, बेचारडी को दिया। और 1993 में 1993 नहीं, यहाँ 1992 है। 1992 में जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है ऑफ एजुकेशन है, जो CAB है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसने इस समिति की रिपोर्ट पर एक बैठक की और उसने फिर इस समिति, क्योंकि ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इसको सबमिट करनी थी, तो ये समिति बनाई गई यूजीसी के द्वारा। और इस समिति ने गोपनीय तरीके से या विभाग को अपनी जो है वो रिपोर्ट सबमिट की। और फिर इस समिति ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक होती है। और फिर उस बैठक में जो गणनांक समिति की सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिस्कशन करती है और फिर उस पर मोस्टली चीजों को स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो 1990 में समिति का गठन होता है, यानी जो गणनांक समिति है वो सब गठित होती है 1990 में। लेकिन इस समिति की जो रिपोर्ट है वो 1992 में आती है। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किसने किया? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कमीशन ने प्रस्तुत किया, क्योंकि उसी ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था या स्वीकृत किया था या उनमें संशोधन किया था। पहली बात।
दूसरी बात, इस समिति का दायित्व क्या था, या इस समिति का संबंध किस शिक्षा के किस क्षेत्र से था? तो इस समिति का जो था वो भारत में उच्च शिक्षा के शैक्षिक प्रबंधन को लेकर के था। जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, ध्यान रखें कि यहाँ पर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात हो रही है वो केवल और केवल किससे संबंधित? हायर एजुकेशन से संबंधित। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हायर एजुकेशन से संबंधित हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित। स्कूली शिक्षा के शैक्षिक प्रबंधन में सुधार है। तो भारत में शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार हेतु ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है, और आज भी इस समिति की जो सिफारिशें हैं वो हमको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में देखने को मिलती हैं। तो इसने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, अर्थात शैक्षिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया। विकेंद्रीकरण का मतलब है स्वायत्तता प्रदान करना। तो लचीलापन और स्वायत्तता दोनों की बात हुई। तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, या फिर इसी को न्यू मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट कहा जाए तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम जाता है कमेटी ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, इसको कहा जा सकता है कि कमेटी ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रण के संदर्भ में गठित समिति या विकेंद्रण से, यानी शैक्षिक प्रबंधन विकेंद्रण से संबंधित समिति भी इसको कहा जा सकता है। अब यहाँ पर इसको हम न्यू एजुकेशनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, या न्यू एजुकेशनल मैनेजमेंट मॉडल भी कह सकते हैं, इसने प्रस्तुत किया। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, अर्थात लचीलापन और स्वायत्तता फॉर द इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सीलेंस, अर्थात जो एकेडमिक एक्सीलेंस है या जो गुणवत्ता की बात है, उत्कृष्टता की बात है, उसको सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और ऑटोनॉमी। तो ये इनका टैगलाइन था इस समिति का, और इस समिति का जो कोर एरिया है काम करने का वो था एजुकेशनल मैनेजमेंट, और एजुकेशनल मैनेजमेंट को इसने क्या किया? डिसेंट्रलाइज करने की बात की थी। तो इनकी सिफारिशों में ज्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है। तो दो नाम इसके ध्यान रखेंगे, एक तो नाम आपको ये ध्यान रखना है कमेटी ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट भी इसको कहा जा सकता है। चलिए, तो अब इस समिति की या गणनाम समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या इनने प्रबंधन या प्रशासन की बात की। तो हम उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, 150 पन्ने की रिपोर्ट है, लेकिन हम उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगती हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो पहली इन्होंने बात जो बताई वो बताई कि जो विकेंद्रण है, यानी जो ऑटोमेसी है, वो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दे दी जाए, अर्थात प्रोवाइड ऑटोमेसी टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अर्थात सरकार का जो शैक्षिक संस्थाओं पर नियंत्रण है वो कम से कम कर दिया जाए, अर्थात गिव ऑटोमेसी टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। क्लियर? दूसरी बात इन्होंने कही कि ऑटोमेसी जो है वो केवल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को नहीं है, बल्कि फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट्स को दी जाए। गिव ऑटोमेसी फैकल्टीज and departments in universities and colleges, अर्थात विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में संकायों और विभागों को भी क्या कह दी जाए? ऑटोमेसी दे दी जाए। तीसरी बात इन्होंने बात कही कि जो विश्वविद्यालय होते हैं,
विश्वविद्यालय में आप जानते हैं कि एक वाइस चांसलर होता है या वीसी होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसने एक बात कही कि वाइस चांसलर को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल प्रो वाइस चांसलर हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डेवलप द प्रो वाइस चांसलर, प्रो वीसी post and appoint multiple pro VC in university। मतलब कि विश्वविद्यालय में एक प्रो वाइस चांसलर का पद जो है सृजित किया जाए और फिर एक विश्वविद्यालय में कई सारे प्रो वाइस चांसलरों की नियुक्ति की जाए। एंड तीसरी बात इन्होंने आगे कही, चौथी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रो वीसी इज should be executive council। तो वो जो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद है उसके द्वारा जो है वो प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी चाहिए और आज भी ये रूल लागू है, ध्यान रखें। तो पहला इनका जो सजेशन था वो था कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाए। दूसरा इनका सुझाव था कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंदर विभागों और संकायों को भी स्वायत्तता दी जाए। फिर तीसरा सुझाव था कि एक प्रो वाइस चांसलर का या एक पद सृजित किया जाए और एक विश्वविद्यालय में कई सारे जो है वो विभाग का यानी एग्जामिनेशन का अलग प्रो वाइस चांसलर हो, एकेडमिक्स का अलग प्रो वाइस चांसलर हो, एफिलिएशन का अलग प्रो वाइस चांसलर हो। तो हर विभाग के जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र हैं, हर प्रशासनिक क्षेत्र का एक अलग प्रो वाइस चांसलर हो और प्रो वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के द्वारा की जाए। पांचवा उन्होंने सुझाव दिया कि रिस्ट्रिक्ट द unchecked growth of deemed university। यानी जो मानद विश्वविद्यालय है, तो मानद विश्वविद्यालयों की वो जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को नियंत्रित किया जाए या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए यहाँ पर। तो क्योंकि 1956 में भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर भारत की पहली एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई और फिर आगे के 50 वर्षों में भारत में बहुत सारे मानद विश्वविद्यालयों या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन हुई, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही थी। इसलिए जो गणनाम समिति है उसने कहा कि वो जो मानद विश्वविद्यालयों की अभिवृद्धि हो रही, उनकी वृद्धि हो रही, उस वृद्धि को नियंत्रित किया जाए या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए यहाँ पर। तो यही 4 सुझाव बेसिकली आपको ध्यान में रखने हैं गणनाम समिति के। और भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, लेकिन वो प्रशासन और प्रबंधन से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो हमें लगता है कि यहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी शैक्षिक प्रशासन या प्रबंधन को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाए और कहा जाए कि ये सुझाव कहाँ से आया, तो ध्यान रखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर जो स्वायत्तता दी गई या एजुकेशनल मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करने की वकालत की गई, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है प्रोफेसर ए गणनाम समिति का। उसके ही सुझाव ज्यादातर आज भी शैक्षिक संस्थानों महाविद्यालयों में जो है वो लागू है। तो ये थी हमारी गणनाम समिति और इसके बाद हम एक और समिति पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है कि पुनैया समिति।
जस्टिस के पुनैया समिति, इसको पुनैया समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है जस्टिस के पुनैया कमेटी 1992-93, या इसको हम पुनैया समिति भी कहते हैं। और अब ये समिति जो है उसका संबंध किससे है? ये समिति है यूजीसी फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी इसको हम क्या कहते हैं? कमेटी ऑन यूजीसी फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। अर्थात चूंकि यूनिवर्सिटी क्या, यूजीसी क्या करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को तमाम तरह की ग्रांट्स देती है, अनुदान देती है, जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। तो ये जो समिति बनी, इस समिति ने यूजीसी द्वारा तमाम संस्थानों को जो अनुदान दिया जाता है, विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, शैक्षिक संस्थाओं को, तो उस अनुदान के बारे में यूजीसी को सुझाव देने के लिए ये समिति गठित की गई थी। जस्टिस के पुनैया कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। तो अब इस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशंस की, जरा हम उनकी चर्चा करते हैं। इनकी रिकमेंडेशंस की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इनका रिकमेंडेशंस था कि जो इंस्टीट्यूट्स थे या जो संस्थाएं होती थी, उनको ग्रांट्स देने का जो पहले स्टैंडर्ड होता था वो था कास्ट पर यूनिट। अर्थात जितने विद्यार्थी इनरोल्ड होते थे, उस विद्यार्थी की प्रति विद्यार्थी के खर्च के हिसाब से विश्वविद्यालय पहले संस्थानों को क्या करता था? अनुदान देता था। तो ग्रांट सिस्टम जो था पहले, वो पर यूनिट जो था वो ग्रांट सिस्टम था, यानी पर यूनिट सिस्टम ऑफ ग्रांट्स था। उसको इस समिति ने कहा कि नहीं, ये सिस्टम जो है वो उचित नहीं है, और उसकी जगह इंक्रीमेंटल सिस्टम ऑफ ग्रांट्स लागू हुआ। तो पहला सुझाव था इनका कि कास्ट पर यूनिट system of grants should be replaced by incremental system। अब ये कास्ट पर यूनिट सिस्टम क्या है और ये इंक्रीमेंटल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा यहां समझ लें। कास्ट पर यूनिट सिस्टम का मतलब था कि पहले जो विश्वविद्यालय यूजीसी संस्थानों को आर्थिक मदद देती थी, वो उनकी विद्यार्थियों के प्रति विद्यार्थी पर किए गए व्यय के हिसाब से होती थी। जितने नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं, फिर जितने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसके हिसाब से वो पर स्टूडेंट कास्ट निकालती थी, और उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को या इंस्टीट्यूशंस को वो ग्रांट्स रिलीज करती थी। तो इस समिति ने कहा कि नहीं, ये सिस्टम जो ग्रांट देने का है, या जो मानक है, या जो नियम है, ये जो तंत्र है, ये अब अनुपयुक्त हो चुका है। उसकी जगह से आपको अभी जो वृद्धिक सिस्टम है अनुदान का, उसको आपको इंक्रीमेंटल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। कास्ट पर यूनिट सिस्टम इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि कास्ट पर यूनिट जो कैलकुलेट करना था वो बहुत जटिल प्रक्रिया थी,
और वो क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी और इसलिए हर साल पर विद्यार्थी पर होने वाले व्यय की गणना करना भी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कहा कि एक इंक्रीमेंटल की एक निश्चित राशि हर साल जो है वो बढ़ा करके दी जाए, विद्यार्थियों की जो कास्ट है पर विद्यार्थियों पर उसको आधार न माना जाए। दूसरा इन्होंने पीटीआर के बारे में कहा कि पीटीआर यानी पीपल टीचर रेशियो पीटीआर शुड बी वन होना चाहिए इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में जो शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात है, जो पीपल टीचर रेशियो है वो 12:1 अर्थात 12 शिक्षकों पर 12 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। हालांकि जो MHRD एक ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन कराती है, तो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 का डेटा है वो कहता है कि भारत में जो पीपल टीचर रेशियो या जो पीटीआर है वो है 29। तो ध्यान रखें कि इन 2019 पीटीआर जो है वो है कितना, वो है 29.1। ठीक है, और ये किसके द्वारा है, बाई ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसके द्वारा ये निकाला गया जो MHRD 2015 से लगातार कराता है। तो अभी भी यानी 29 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है उच्च शिक्षा में। तीसरा इनका रिकमेंडेशंस था, तो ये एक करंट डेटा है जो आपको एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा जाता है कि वर्तमान में कितना है। तो 2019 में ये 29:1 का है, जबकि इसने कहा था कि 12:1 का होना चाहिए। फिर यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की रेशियो की बात की। टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रेशियो की बात हुई, तो ये उन्होंने कहा कि 1:3 का होना चाहिए, शुड बी, अर्थात जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं उनका जो उच्च शिक्षा में अनुपात होना चाहिए वो 1:3 का होना चाहिए, अर्थात एक टीचर पर 3 क्लर्क होने चाहिए, यानी एक टीचिंग स्टाफ पर 3 नॉन टीचिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेटा है इस कमेटी का हायर एजुकेशन के बारे में एग्जाम की दृष्टि से, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जाम की दृष्टि से हायर एजुकेशन के बारे में पुनः समिति का। चलिए, तीसरा इनका जो रिकमेंडेशन था, तो 2 रिकमेंडेशन हमने कहा कि जो कास्ट यूनिट सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जाए इंक्रीमेंटल सिस्टम से, पीटीआर को 12:1 मेंटेन किया जाए और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 1 और 3 के अनुपात में रखा जाए। चलिए, एक चौथे रिकमेंडेशंस की ओर चलते हैं इनके, और चौथे रिकमेंडेशंस में इन्होंने एक सेपरेट फंड की बात की थी यहाँ पर कि वैसे तो यूजीसी तमाम मदों में तमाम तरीके का जो है वो ग्रांट्स देती थी, बिल्डिंग को लेकर के ग्रांट्स देती थी, एक्सपेंसेस को लेकर के ग्रांट देती थी, तो उसमें से उन्होंने कहा कि एक सेपरेट रिसर्च ग्रांट्स जो है वो दी जानी चाहिए। तो चौथा पॉइंट इनका है प्रोवाइड सेपरेट research grants to institutions। और यानी अलग से शोध के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। और ध्यान रखें कि शोध को बढ़ावा देने के लिए बहुत पहले से प्रयास चल रहा है, और जो भारत की नई शिक्षा नीति 2019 आ रही है या आ चुकी है उसका ड्राफ्ट, उसमें नेशनल रिसर्च फंड की बात की गई थी, यानी NRF एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं, जो है NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाने की बात की, और वो अब
जो है वो ग्रांट्स देगा स्पेशली रिसर्च के लिए, और विशेष रूप से उन संस्थानों को जो संस्थान शोध के क्षेत्र में अभी शैशवावस्था में है। तो बहुत पहले से शोध के लिए अलग से अनुदान देने की वकालत की गई थी, और इसका जो सुझाव था वो पुनः समिति 1992-93 में आ गया था। पांचवा और एक अंतिम पॉइंट का देख लेते हैं कि उन्होंने कहा था कि 100% इनकम टैक्स कंसेशन होना चाहिए ऑन एजुकेशन या ऑन यूनिवर्सिटी ऑन इंस्टीट्यूशंस टर्नओवर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उन पर किसी भी तरीके का कोई जो है आयकर नहीं लगाना चाहिए, अतः 100% आयकर में छूट प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए शैक्षिक संस्थाओं के लेन देन में। तो ये 5 बिंदु हैं, जिनमें से प्रमुख बिंदु है जो अनुदान का सिस्टम था वो, यानी प्रेजेंट टाइम से अगर हम पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में ग्रांट्स देने का कौन सा सिस्टम लागू है, तो वो इंक्रीमेंटल सिस्टम है। और प्रेजेंट टाइम में जो पीटीआर है वो कितना है, वो 29:1 है, जबकि पुनः समिति ने क्या कहा था कि वो 12 और 1 का होना चाहिए। पुनः समिति ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का रेशियो क्या बताया था, उनका कहना था 1:3 का होना चाहिए, 1 टीचिंग स्टाफ और 3 नॉन टीचिंग कर्मचारी होने चाहिए। फिर एक सेपरेट जो है रिसर्च फंड अलग से, यानी प्रत्येक संस्थान को तमाम तरह के अनुदानों के साथ शोध के लिए अलग से या पृथक रूप से एक अनुदान या आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, ताकि संस्थान शोध की दिशा में भी आगे बढ़े। और एक अंतिम बिंदु कि उन्होंने 100% जो है वो आयकर छूट की या रिबेट की भी वकालत की थी शैक्षिक संस्थाओं के लेन देन में। तो ये थी हमारी पुनः समिति या जस्टिस की पुनः कमेटी ऑन UGC फंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन हायर एजुकेशन। जो नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज की हमारी जो नेक्स्ट कमेटी है वो है रामलाल पारेख समिति। तो नेक्स्ट हमारी है प्रोफेसर रामलाल पारेख कमेटी। तो इसको हम पारेख समिति भी कहते हैं। और ये समिति है क्या, ये किस बारे में है, इसको कहा जाता है कि क्या है, कमेटी ऑन B.Ed करस्पॉन्डेंस प्रोग्राम। कमेटी ऑन B.Ed करस्पॉन्डेंस प्रोग्राम, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि B.Ed पत्राचार समिति। बाय NCTE। तो इस समिति को गठित किसने किया, NCTE ने, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने गठित किया। और इस समिति ने किस पर काम किया, B.Ed करस्पॉन्डेंस प्रोग्राम फॉर प्री सर्विस टीचर। ध्यान रखें कि जो B.Ed पत्राचार प्रोग्राम है, पाठ्यक्रम है, वो प्री सर्विस के लिए भी चलता है और इन सर्विस के लिए भी चलता है। लेकिन ये जो समिति है हमारी पारेख समिति या रामलाल पारेख समिति, इसने प्री सर्विस के लिए जो है अर्थात दूरस्थ माध्यम से B.Ed पाठ्यक्रम को संचालित करने के बारे में सुझाव दिया था या सिफारिश की थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कमेटी ऑन B.Ed करस्पॉन्डेंस प्रोग्राम फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। और इसने 2 years ODL B.Ed की बात की थी।
2 इयर्स ओडीएल यानी डिस्टेंस मोड से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को चलाने की बात की थी। तो इस समिति का जो संबंध है वो संबंध किससे है? टीचर एजुकेशन से है या अध्यापक शिक्षा से है। और इस समिति ने अध्यापक शिक्षा के किस प्रोग्राम के बारे में सुझाव दिया? तो दूसरा पॉइंट है कि इस समिति ने अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में दूरस्थ माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम को संचालित करने का तो डिस्टेंस एजुकेशन से कोरिलेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है और टीचर एजुकेशन में बीएड प्रोग्राम से रिलेटेड है और इसने 2 इयर्स के करस्पॉन्डेंस बीएड को रिकमेंड किया था। केवल इसमें इतनी ही जानकारी आपको ध्यान में रखनी है रामलाल पारेख समिति में। इसी के बाद एक अलग समिति, एक अगली समिति के बारे में भी चर्चा करते हैं यहाँ पर, और वो समिति है प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति। प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह कमेटी 1994 की ये समिति है और इस समिति को हम क्या कहते हैं? लिंगदोह समिति कहते हैं। और ये समिति भी क्या कहलाती है? ये समिति भी कहलाती है कमेटी ऑन बीएड करस्पॉन्डेंस प्रोग्राम फॉर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी ये भी बीएड पत्राचार के बारे में है, वो भी प्री सर्विस के बारे में है बाय एनसीटी। तो इस समिति का भी गठन एनसीटी ने किया। एक चीज ध्यान रखेंगे, लिंगदोह समिति का जब जिक्र आता है तो एजुकेशन की फील्ड में 2 लिंगदोह समितियां हैं। जैसे हमने कहा था कि 2 यशपाल कमेटी हैं और दोनों ही यशपाल कमेटी सेम व्यक्ति थे, वो दोनों यशपाल एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार ये दोनों जो है वो लिंगदोह जो है ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है। एक जो है वो प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह है और एक जो है वो के लिंगदोह है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। लेकिन एक और जो है वो समिति बनी है, यानी एक लिंगदोह समिति का संबंध जो है एक दूसरी लिंगदोह समिति भी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। लिंगदोह समिति 2006 ध्यान रखें, एक ये भी है। और इस समिति का जो संबंध है वो संबंध है स्टूडेंट इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट यूनियन से, इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, अर्थात जो छात्र संघ के चुनाव होते थे तो उनमें सुधार हेतु या उनमें इम्प्रूवमेंट हेतु जो है समिति बनाई गई थी। तो जो विद्यार्थी संसद होती है, स्कूल स्टूडेंट पार्लियामेंट होती है, जो स्टूडेंट यूनियन होती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उस चुनाव में सुधार संबंधी ये समिति थी। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन का संबंध भी एजुकेशन फील्ड से है तो ये समिति भी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो लिंगदोह समिति 2 है, ध्यान रखें। एक 1994 की है जिसका पत्राचार बीएड से संबंध है जो एनसीटी के द्वारा गठित होती है, और एक लिंगदोह समिति जो है वो है छात्र संघ चुनाव से संबंधित या छात्र संघ चुनाव संबंधी सुधारों हेतु, तो इम्प्रूवमेंट इन इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट यूनियन, और ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की प्रेसिडेंसी में 2006 में हुई। और इसी बहुत सारी जो है इन्होंने भी रिकमेंडेशंस की है कि छात्र संघ चुनाव के बारे में बहुत सारे जो है, क्योंकि छात्र संघ में बहुत बड़ा धन जो है वो राजनीति होने लगी थी, बहुत ज्यादा शैक्षिक जो है वातावरण दूषित होने लगा था, बहुत ज्यादा पैसे का जो है खर्च होने लगा था।
बहुत अव्यवस्था फैलने लगती थी, हिंसा होने लगती थी। तो इस संदर्भ में यूजीसी ने 2006 में लिंग दोष समिति का गठन किया और फिर इस समिति ने छात्र संघ चुनाव के बारे में बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण जो है वो सुझाव या सिफारिशें की। तो लिंग दो शिक्षा के क्षेत्र में 2 लिंग दोष समिति हैं, जिस तरीके से हमने पहले कहा कि 2 यशपाल समिति हैं। जो 1993 की यशपाल समिति है वो स्कूलिंग शिक्षा से संबंधित है और जो 2009 की यशपाल समिति है उसका संबंध हायर एजुकेशन से है। लेकिन वो हायर एजुकेशन में गुणात्मक सुधार की बात करती है, 1993 की विद्यालय शिक्षा या स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात करती है। लेकिन वो वहां पर व्यक्ति दोनों सेम थे। यहाँ पर 2 लिंग दोष समितियां हैं, एक 1994 की लिंग दोष समिति है जिसका संबंध बीएड पत्राचार से है और एक 2006 की लिंग दोष समिति है जिसका संबंध जो है वो छात्र संघ चुनाव की सुधार प्रक्रिया से है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो समिति थी, आप कहेंगे कि जब 1 वर्ष पहले ही रामलाल पारेख समिति बनी थी तो फिर से इस समिति को बनाने की क्या जरूरत पड़ी एनसीटी को। तो ध्यान रखें कि उसने जो समिति बनाई थी वो समिति बनाई थी उस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले के लिए इसने क्या की, ये जो समिति है ये है स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट समिति, स्टैंडर्ड्स इंप्रूवमेंट कमेटी है। तो जो 2 वर्षीय बीएड और इसने उसमें क्या कि पहला रिकमेंडेशंस क्या किया, इसने 14 मंथ का 2 साल से घटा करके इसने जो है वो 14 मंथ का कोर्स कर दिया, यानी कोर्स ड्यूरेशन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। और दूसरा 30 डेज की जो है वो फेस टू फेस क्लास कराने की बात कही थी। तो बहुत सारे जो है वो मानक यहाँ पर उन्होंने बदले थे। तो मानक सुधार के लिए ये प्रोग्राम, तो 2 बातें हैं। जो पारेख समिति है वो बीएड पाठ्यक्रम को दूरस्थ माध्यम से प्रारंभ करने का दायित्व था उसका। और जो ये हमारी लिंग दोष समिति है या खेरमर प्रोफेसर खेरमर लिंग दोष समिति है, इस समिति ने 2 वर्षीय पत्राचार बीएड पाठ्यक्रम में सुधार हेतु, मानकों में सुधार हेतु अनुशंसा के लिए बनाई गई थी। और उसने जो सबसे प्रमुख बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी वो ये, इसने वो जो 24 महीने का पाठ्यक्रम था या कोर्स था उसको 14 महीने कर दिया, यानी 10 महीने घटा दिए थे इन्होंने। क्लियर? तो दोनों समितियों का जो संबंध है वो बीएड पाठ्यक्रम से है। यहाँ पर एक तीसरी समिति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और वो समिति है प्रोफेसर आरसी दास समिति। तीसरी समिति है प्रोफेसर आरसी दास कमेटी। ये भी 1994 में है और इसको हम दास समिति भी कहते हैं। और ये जो समिति है, ये समिति भी बीएड करस्पॉन्डेंस प्रोग्राम के बारे में, सबसे खास बात, लेकिन अब और इस समिति को भी किसने बनाया था? एनसीटी ने गठित किया था। लेकिन इस समिति का जो सुझाव था, उन्होंने इस समिति का जो रिकमेंडेशंस था वो अपोजिट था। इस समिति ने कहा स्टॉप ओडीएल
B.Ed program for प्री सर्विस टीचर। अर्थात इसने बीएड करस्पॉन्डेंस या बीएड पत्राचार को बंद करने के लिए सिफारिश की थी। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि जब आप बीएड करस्पॉन्डेंस से करते हैं तो दूसरा इसका कमर्शलाइजेशन हो रहा होगा, और दूसरा इससे चूंकि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोग्राम होते हैं, और करस्पॉन्डेंस से इसमें किसी तरीके का हम अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसने प्री सर्विस के सेक्टर में बीएड प्रोग्राम को बंद करने की या उसको स्टॉप करने की वकालत की थी। यही इस कमेटी का सबसे बड़ा पहलू था जो एग्जाम में पूछा जाता। लेकिन ओडीएल को, बट ओडीएल इज यूज्ड ओनली फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अर्थात जो सेवारत, जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम तो प्री सर्विस में बंद करना, यानी जो बीएड पत्राचार कोर्स है उसको तो बंद कर दिया जाए, लेकिन जो जॉब में है वहां पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन को तो ओडीएल इज यूज्ड। तो दो ही बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है आरसी दास समिति के बारे में, कि जैसे हमारी पारिक समिति है उसने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाने की अनुशंसा की और प्रोग्राम चला भी। फिर उसमें लिंगदोष समिति ने कुछ सुधारों की बात की, वो सुधार हुए भी, लेकिन उसी समय आरसी दास समिति ने जो है वो बीएड पाठ्यक्रम को प्री सर्विस के लिए यानी सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत अर्थात बीएड बीटीसी जो बीएड प्रोग्राम था उसको बंद करने की बात की, क्योंकि उसने कहा कि इससे अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाएंगे और साथ ही शिक्षा के व्यवसायीकरण का या टीचर एजुकेशन के कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ओडीएल को बंद करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ओडीएल को इन सर्विस टीचर्स प्रोग्राम में आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो एक समिति है जो उसको शुरू करने की बात कहती है, दूसरी समिति है जो उसको बंद करने की बात कहती है। तो इस यहाँ पर ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को आपको ध्यान में रखना है। एक आखिरी समिति के बारे में और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, वो भी बीएड से रिलेटेड ही है, और वो समिति है प्रोफेसर आर टकावले समिति। तो प्रोफेसर आर टकवाले कमेटी, ये है 1995 की, और इसको हम लोग टकवाले समिति भी कहते हैं। और ये समिति क्या है? इस समिति को हम कहते हैं कमेटी ऑन बीएड करस्पॉन्डेंस प्रोग्राम फॉर इन सर्विस टीचर, फॉर इन सर्विस टीचर्स कह लीजिए। अर्थात वही जो इसके पहले की दास समिति ने कहा कि हम ओडीएल को इन सर्विस टीचर में इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस समिति का भी जो गठन हुआ वो एनसीटी द्वारा ही हुआ। ध्यान रखें कि 1993 में जब एनसीटी को संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला, उसके बाद एनसीटी ने बहुत व्यापक स्तर पर काम प्रारंभ किए, और उन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत ये जो है वो तमाम समितियों का गठन हुआ और इनके तमाम प्रतिवेदन आए। तो 4 समितियां बीएड से संबंधित अभी हम लोगों ने पढ़ी। पहली थी रामलाल पारेख समिति, जिसने 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया है। दूसरी समिति थी खेरवा लिंगदोह समिति,
1993 की, जिसने बीएड पाठ्यक्रम के 2 वर्षीय बीएड पत्राचार कार्यक्रम के मानकों में सुधार किया, इंप्रूवमेंट किया। तीसरी जो समिति 1994 की दास समिति, उसने बीएड पत्राचार कार्यक्रम को बंद करने के लिए कहा, लेकिन अध्यापक शिक्षा में ओडीएल को या पत्राचार शिक्षा को बंद करने की बात नहीं की, बल्कि उसमें जो सेवारत अध्यापक हैं उनके लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों को या पत्राचार जो शिक्षा का माध्यम है उसको लगातार बनाए रखने की वकालत की। और एक आखिरी समिति है जो प्रोफेसर आर टकावले समिति है। इस समिति ने बीएड पत्राचार कार्यक्रम को शिक्षकों के लिए प्रारंभ करने के लिए कहा। अर्थात ये जो समिति है यानी कार्यरत शिक्षकों के लिए बीएड कोर्स संचालित करने की बात की इस समिति ने, और उसके बाद इन सर्विस में भी बीएड पाठ्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो ये 4 समितियां हैं, जिसमें से 2 समितियों ने बीएड पाठ्यक्रम को चलाने और उसके सुधार हेतु अनुशंसा की। दास समिति ने बीएड जो है पत्राचार को बंद करने की बात की। टकावले समिति ने, और ये तीनों समितियां जो है वो प्री सर्विस से रिलेटेड, लेकिन जो टकावले समिति है वो बीएड पाठ्यक्रम को या बीएड जो है वो 2 पत्राचार माध्यम को, बीएड कोर्स को जो है वो सेवा पूर्व के लिए के साथ साथ सेवारत अध्यापकों के लिए भी शुरू किया। तो कई बार इन समितियों से संबंधित सीधे जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनके अंदर की चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ये समितियों का गठन कब हुआ और इन समितियों का संबंध किस शिक्षा से है, तो बीएड शिक्षा से है या अध्यापक शिक्षा से है, और अध्यापक शिक्षा में पत्राचार माध्यम से है, और चारों का संबंध बीएड करिकुलम से है। किसी ने बीएड को चलाने की, किसी ने उसमें सुधार की, किसी ने बीएड को प्री सर्विस के लिए, किसी ने इन सर्विस के लिए। तो टकावले इन सर्विस के लिए लेकर आती है, जो हमारी पारक समिति है वो प्री सर्विस के लिए लेकर के आती है, लेकिन 2 समिति उसमें सुधार करती है। दास समिति बीएड पाठ्यक्रम को बंद करने की बात करती है। तो गैस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास पर एक नई कमेटी के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।